दोस्तों, आप सभी का अल्टीमेट ऑडियो बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने क्लास 11 का जो है एनसीईआरटी की बात कर रहे थे। वहाँ उसमें हम लोगों ने क्लास 11 की एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ था। अभी तक की 6 विषय पढ़ लिए हैं। अब हम आज 7वें विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी है क्या, इसका जो टाइटल है विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो विषय साथ है बदली हुई सांस्कृतिक परंपराएं। हम बात करेंगे आज 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, कौन कौन से? फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता, ऑटोनॉमी मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अवजात वर्ग के लोगों, कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इस समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। इसके बारे में आप विषय 8 में देखेंगे। हम बात करते हैं 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री दस्तावेज, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों तथा वस्त्रों से प्राप्त होती हैं, जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई थी। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों यानी कि रेनेसां, शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म, हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, जो उस काल की सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट 1818 से 1897 ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रॉके के विद्यार्थी थे। रॉके ने उन्हें यह बताया कि इतिहास का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करें। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं, इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से। 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और यह बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने यह लिखा था कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानवों पर चर्चा का नियंत्रण था। इटली के नगरों का पुनरुत्थान। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इटली के नगरों का पुनरुत्थान। तो पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक सांझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था, अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग यानी कि से व्यापार आरंभ किया, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा
मिला, जिसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। अब यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, मैप। ये किसका मैप है? इटली के राज्य। इटली के राज्य यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको स्विस संघ मिलेगा, फिर जेनेवा है, पादुआ, वेनिस, मातुआ, बोलोनिया, फ्लोरेंस इटली के राज्य, रोम इधर एडियाट्रिक से है पूर्व में, कोर्सिका, सार्डिनिया, टिरिनियन सागर, भूमध्य सागर और सिसिली। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों ने इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व अनुभव करते थे। नगर राज्य। नगर राज्य क्या होता है यानी, तो यहाँ पर देखते हैं कार्डिनल गैस्पेरो कोंतारिनी 1483 से 1542 अपने ग्रंथ दी कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस 1534 में अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं। हमारे वेनिस के संयुक्तामंडल यानी कॉमनवेल्थ की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले संभ्रांत वर्ग के सभी पुरुषों को सदस्यता मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगी कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में जिनके हाथ से संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर है शामिल क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि वो उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां और जन उपद्रव होते रहते हैं, जहाँ की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है। कुछ लोगों के विचार इससे अलग थे। उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। दूसरी ओर सच्चरित्र नागरिक जिनका लालन पालन उदार वातावरण में होता है, वे प्रायः निर्धन हो जाते हैं। इसलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा कि इस सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपन्नता को आधार न बनाकर कुलीन वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, तथा इस शर्त के साथ कि केवल उच्च अभिजात वंशीय लोग ही सत्ता में न रहें, क्योंकि ऐसा करने से चंद लोगों की शक्ति बढ़ जाएगी, न कि संयुक्त मंडल की। गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, चाहे वो अभिजात वंशीय हों या वे लोग हों जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उदांत हो। इन सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। 14वीं और 15वीं शताब्दियां, यहाँ पर एक कालक्रम दिया हुआ है, क्रोनोलॉजी। तो 1300 ईस्वी की बात करते हैं। इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। 1341 ईस्वी में पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1339 ईस्वी में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1390 ईस्वी में जेफरी चासर को कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन। 1436 ईस्वी में ब्रुनेलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रतिरूप तैयार किया। 1453 कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया। 1454 गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप मूवेबल टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया। 1484 ईस्वी में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। कब? 1484 में। 1492 की बात करते हैं तो कोलंबस अमेरिका पहुंचा। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर अंतिम भोज का चित्र बनाया। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि लास्ट सपर चित्र किसका है, तो आपको लियोनार्डो दा विंची। 1512 की बात करते हैं तो माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए। अब बात की जाए विश्वविद्यालय और मानवतावाद की। विश्वविद्यालय और मानवतावाद यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय के शहरों इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र है। इसका कारण था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधित थे, इसलिए वकीलों और नोटरी यानी या सॉलिसिटर और अभिलेखपाल दोनों वर्ग के कार्यरत थे। कार्य करते थे कि बहुत अधिक आवश्यकता थी
क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का आधिकारिक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेट्रोर्क 1304-1378 इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रोर्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। 15वीं शताब्दी के शुरू में दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। लातिनी शब्द ह्यूमैनिटास, जिससे ह्यूमैनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो यानी 1006 से 43 ईसा पूर्व ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृत के अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस भी था, जो पेट्रार्क का स्थायी नगर निवास था। इस नगर ने 13वीं सदी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती है। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। कौन कौन से? इनमें से एक व्यक्ति दाते अगिलहरी, ये एक व्यक्ति थे, और जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाए। उनके बनाए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा और कलात्मक कृतियों में सृजन का केंद्र बन गया। रेनासा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों और अनेक हुनरों में उसे महारत प्राप्त हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिक, धर्मशास्त्रज्ञ और कलाकार हो सकता था। फ्लोरेंस यानी 1470 में बनाया गया एक रेखाचित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिया हुआ है। फ्लोरेंस के मानवतावादी जोवान्ने पिको देल्ला मिरांडोला ने ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन नामक पुस्तक में वाद विवाद के महत्व पर लिखा। प्लेटो और अरिस्टो के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे। उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। यह उसी तरह से जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत जरूरी है, दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना जरूरी है। इससे दिमाग की ताकत बढ़ने के साथ साथ और अधिक ओजस्वी होता है। जोटो द्वारा रचित चित्र असिसी इटली, ये यहाँ पर जोटो द्वारा चित्र बनाया गया है। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समयावधि के लिए किया गया। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोमवासियों को समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया। मानवतावादियों के बाद और विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम
यह 5 से 14 शताब्दी यह मध्य युग कहलाया। 5 से 9 शताब्दी अंधकार युग, 9 से 11 शताब्दी आरंभिक मध्य युग और 11 से 14 शताब्दी उत्तर मध्य युग। 15 शताब्दी से आधुनिक युग की शुरुआत होती है। हाल में अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल उठाया। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए, वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि अथवा असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना अनुचित लगा। विज्ञान और दर्शन अरबियों का योगदान। विज्ञान और दर्शन अरबियों का योगदान। पूर्व मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरिस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों की श्रेणी नहीं बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे। इसके लिए अपने विद्वानों के ऋणी नहीं बल्कि अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया था। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और अरिस्टोटल अरिस्तु नाम से जाने जाते थे। जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान कौन कौन थे? नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, औषध विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टॉलेमी के अल्मजेस्ट खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद भी हुआ, में अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। मुसलमान लेखकों, जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, में अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, लातिनी में एविसीना 980 से 1037 और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल-राजी रेजियस सम्मिलित थे। अब बात करते हैं इब्न सीना। इन व्यक्तियों के नामों की यूरोपीय वर्तनी ने बाद की पीढ़ियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे यूरोपीय थे, यानी एविसीना होगा इब्न सीना से, तो ऐसा सोचने मजबूर हो जाएंगे। इसमें इनके अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द, लातिनी में अविरोज, 1126 से 98 ने दार्शनिक ज्ञान, फैलसुफ और धार्मिक विश्वासों के बीच से तनाव को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। मानवतावादी अपनी बात लोगों तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठ्य चर्चा पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। यह सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ। कलाकार और यथार्थवाद। पहले हम इसमें देखते हैं क्या है। ड्यूरर का तुलिका चित्र 1508, प्रार्थना रथ हस्त। कला प्रकृति में रची बसी होती है। जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसने अपने मन को जीवन की प्रतिच्छवि से न भर लिया हो। अल्बर्ट ड्यूरर, इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था और इनका जो जीवन काल है 1471 से 1528 के बीच का। ड्यूरर द्वारा बनाया गया रेखा चित्र प्रार्थना रथ हस्त 16वीं शताब्दी की इतालवी संस्कृति का आभास कराता है, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे, परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था कि वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है। आइए बात करते हैं हम कलाकार और यथार्थवाद के बारे में। उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी। कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई।
पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन में नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडहरों में कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उनके उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। 1416 में दोनाटेलो 1386 से 1466 ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसे मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों की सहायता मिली। नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में गए। बेल्जियम मूल के आड्रियंस वेसेलियस 1514 से 1564 पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर-फाड़ की। इसी समय के आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ हुआ। यानी पहला व्यक्ति कौन था? पादुआ विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। कौन? आंड्रियस वेसेलियस। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। द पाइटा चित्र में माइकल एंजिलो ने मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया है। अब यहाँ पर फिर से कोष्टक में जो ब्लू दिया है इसका बात करते हैं। यह स्वनिर्मित रूप चित्र लियोनार्डो दा विंची, जिनका जीवन काल 1452 से 1519 का है, जिनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र कला तक विस्तृत थी। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रों की रचना की। उनका यह स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सके। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे। उन्होंने एक उड़न मशीन यानी फ्लाइंग मशीन का प्रतिरूप डिजाइन बनाया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। ये जो है लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। अब बात करते हैं फिर से। इतिहासकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। अब उन्हें यह मालूम हो गया कि रेखा गणित यानी ज्योमेट्री के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में त्रिआयामी 3 डायमेंशनल रूप दिया जा सकता है। लेप चित्र यानी पेंटिंग के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बनाया। अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जो मंगोलों से मिली थी। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद यानी रियलिज्म कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। वास्तुकला 15वीं शताब्दी में रोमन नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। 1417 से रोम राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धी रोम के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन का सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्व का नया हुनर था द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। किसके द्वारा? पुरातत्वविदों द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया था। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया, जो वास्तव में रोम साम्राज्य कालीन शैली का पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। पोप, धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। इनको सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजिलो बुआनारोत्ती हैं, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंटर पीटर गिरजे के गुम्बद का डिजाइन बनाया, और इनकी वजह से माइकल एंजिलो अमर हो गए। ये सारी कलाकृतियां रोम में ही हैं। यहाँ पर क्या है, ये एक फिगर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। 16वीं शताब्दी की इटली की वास्तुकला ने रोम साम्राज्यकालीन अनेक भवनों की विशिष्टताओं की नकल की।
वास्तुकार फिलिप्पो ब्रूनेलेसी 1337 से 1446, जिन्हें फ्लोरेंस के भव्य गुम्बद यानी डोम का परिरूप प्रस्तुत किया था, ने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया। इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह उसके संघ या श्रेणी गिल्ड के नाम से। यहाँ पर इधर एक फिगर बना हुआ है, दी ड्यूमा, फ्लोरेंस के कैथेड्रल का गुम्बद। इसका डिजाइन ब्रूनेलेसी ने बनाया। देखिए, लियोन बतिस्ता अल्बर्टी ने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा। उन्होंने लिखा है, मैं उसे वास्तुविद मानता हूँ जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह अपने निर्माण को पूरा करे, कि उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो और संपूर्ण कृत के संयोजन को और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर आए, ताकि मानव मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। प्रथम मुद्रित पुस्तकें। दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे, तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। किंतु जहाँ तक साहित्य की बात है, तो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुंचा। यह सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से हुआ। इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों तथा मंगोल शासकों के ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए थे। ऐसा ही अन्य 3 प्रमुख तकनीकी नवीकरणों, आग्नेयास्त्र, कंपास और फलक के विषय में भी हुआ। इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थी। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग 1400 से 1458, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया, उनकी कार्यशाला में बाइबिल की 150 प्रतियां छपी। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु मॉन्क बाइबिल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। 15वीं शताब्दी में तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों, जिनमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण इटली में हुआ था। चूंकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और उनका क्रय संभव होने लगा, छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हुई। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब वह पाठक एकांत में बैठकर पुस्तक को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। इससे लोगों को पढ़ने की आदत का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने का मुख्य कारण वहां पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण था। इससे स्पष्ट है कि पहले के बौद्धिक आंदोलन खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों रहते थे। मनुष्य की एक नई संकल्पना। मनुष्य की क्या संकल्पना है, बात करते हैं। मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं कि वे अधार्मिक थे। वेनिस के मानवतावादी फ्रांचेस्को बर्बारो, उनका जीवन काल 1390 से 1454 था, ने अपनी पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने को विशेष गुण कहकर उनकी तरफदारी की। लोरेंजो वल्ला 1406 से 1457 इनका जीवन काल था, विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की। इस समय लोगों में अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी। व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और एक सभ्य व्यक्ति को किसमें दक्षता हासिल करनी चाहिए। मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को रूप दे सकता था। यह आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, जो कि 3 भिन्न भिन्न वर्गों में, जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था, के विरुद्ध गया। निकोलो मैकियावेली
ने अपने ग्रंथ दी प्रिंस 1513 के 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं। कौन? निकोलो मैकियावेली। उनके ग्रंथ का नाम क्या था? 1513 में जिन्होंने लिखी थी द प्रिंस, ये पुस्तक का नाम पूछा जाता है। काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में है, मैं यह कह सकता हूँ कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नज़र में रहते हैं, तो इनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बने हैं। उदाहरण के लिए कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस। कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो अन्य लोगों को लोभी कहा जाता है। कुछ निर्दयी तो कुछ दयालु। एक व्यक्ति अविश्वसनीय, दूसरा विश्वसनीय। एक व्यक्ति पौरुषहीन और कायर, दूसरा खूंखार और साहसी। एक व्यक्ति विशिष्ट, दूसरा घमंडी। एक व्यक्ति कामुक, दूसरा पवित्र। एक निष्कपट, दूसरा चालाक। एक अड़ियल, दूसरा लचीला। एक गंभीर, दूसरा छिछोरा। एक धार्मिक, दूसरा संदेही इत्यादि। मैकियावेली यह मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। महिलाओं की आकांक्षाएं। वैयक्तिकता यानी इंडिविजुअलिटी और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवारों के पुरुषों का प्रभुत्व था और घर परिवार के मामले में भी वे ही निर्णय लेते थे। उस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे जिससे उनके बाद में वे उनके खानदानी पेशे या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सकें। कभी कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए चर्च को सौंप देते थे। यद्यपि विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को वे अपने पारिवारिक कारोबारों में लगा देते थे, तथा महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दें। प्रायः कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में देखा जाता था। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। दुकानदारों की स्त्रियां दुकानों को चलाने में प्रायः उनकी सहायता करती थी। व्यापारी और साहूकार परिवारों की पत्नियां परिवार के कारोबार को इस स्थिति में संभालती थी जब उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज स्थानों को व्यापार के लिए जाते थे। अभिजात संपन्न परिवारों के विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। पर उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थीं और मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। वेनिस निवासी कसांद्रा फेडेल, जिनका जीवन काल है 1465 से 1558, ने लिखा, यदि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है न किसी सम्मान का आश्वासन, तथा प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। वह उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से एक महिला थी जिन्होंने तत्कालीन इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। फेदेल का नाम यूनानी है और लातिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था। उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। फेदेले की रचनाओं से यह बात सामने आती है कि इस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वे वेनिस की अनेक लेखिकाओं में से एक थी जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना यानी स्वतंत्रता की बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की, जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज्यादा समर्थन करती थी। इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते, जिनका जीवन काल 1474 से 1539 थी। उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। यद्यपि मंटुआ एक छोटा राज्य था, तथापि उसका राजदरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है
कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। ये यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है इसाबेला दी इस्ती का। यहाँ पर ब्लू उसमें लिखा हुआ है, लेखक और कूटनीतिज्ञ बाल्थासर कास्टिलियानो ने अपनी पुस्तक दी कोर्टियर में लिखा। किसकी पुस्तक है दी कोर्टियर? बाल्थासर कास्टिलियानी, इनकी पुस्तक है ये। मेरे विचार से अनेक अपने तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव भंगिमा और छवि में एक महिला पुरुष के सदृश नहीं होने चाहिए। जैसे कि यह कहना बिल्कुल उपयुक्त होगा कि पुरुषों को हट्टा कट्टा और पौरुष संपन्न होना चाहिए, इसी तरह एक स्त्री के लिए यह अच्छा हो कि उसमें कोमलता और सहृदयता हो। एक स्त्रीयोचित मधुरता का आभास उसके हर हाव भाव में हो और उसके चाल चलन, रहन सहन, हर ऐसे कार्य में हो जो वह करती है, ताकि ये सारे गुण उसे हर हाल में एक स्त्री के रूप में ही दिखाएं, न कि किसी पुरुष के सदृश। यदि उन महान भावों द्वारा दरबारियों को सिखाए गए नियमों में इन नीति वचनों को जोड़ दिया जाए तो महिलाएं इनमें से अनेकों को अपनाकर खुद को बेहतरीन गुणों से सुसज्जित कर सकेंगी। क्योंकि मेरा यह मानना है कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे गुण हैं जो महिलाओं के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि पुरुष के लिए, जैसे कि अच्छे कुल का होना, दिखावे का परित्याग करना, सहज रूप से शालीन होना, आचरणवान, चतुर और बुद्धिमान होना, गर्वी, ईर्ष्यालु, कटु और उद्दंड न होना, जिससे महिलाएं उन क्रीड़ाओं को शिष्टता और मनोहरता के साथ संपन्न कर सकें जो उनके लिए उपयुक्त हैं। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के अनेक के नगरों और राज दरबारों के दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित हुए। नई संस्कृत की शिक्षित और समृद्धशाली लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई, वरन उनको अपनाया भी गया, परंतु इन नए विचारों में ही आम आदमी तक पहुंच सके क्योंकि वे साक्षर नहीं थे। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दियों में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। अपने इतालवी सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी यूनानी और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया। पर इटली के विपरीत, जहाँ पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने आवश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात की और उनकी यह कहकर निंदा की कि उन्हें एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया है। मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था, क्योंकि वे उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे। बाद के दार्शनिक बार बार इसी बात को दोहराते हुए एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसने मनुष्य बनाया, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी भी दी है। वे यह भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्वास में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस का यह मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। पादरियों को लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज था, जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। ईसाइयों को बाइबिल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से यह ज्ञात हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक करों का विरोध किया। इसके साथ साथ राजा भी राजकाज में चर्च की दखलंदाजी से चिढ़ते थे। जब मानवतावादियों ने उन्हें यह सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, जो कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः जारी किया गया था, तो उन राजाओं की खुशी हुई, क्योंकि मानवतावादी विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का विवाह दस्तावेज असली नहीं बल्कि परवर्ती काल में जालसाजी से तैयार किया गया था।
1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा और उसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिक ज्वेंगली और उसके बाद जो कैल्विन ने काफी लोकप्रिय बनाया। व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार रहा। अन्य जर्मन सुधारक जैसे एनाबेप्टिस्ट संप्रदाय के नेता इनसे कहीं अधिक उग्र सुधारक थे। उन्होंने मोक्ष सॉल्वेशन के विचार को हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। उनका कहना था कि क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है और इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अपनी पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसने सामंतवादी द्वारा उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित किया। न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह की जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख दिया गया है। अब बात करेंगे यहाँ पर 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने वाली लूथरवादी अंग्रेज विलियम टिंडेल ने प्रोटेस्टेंटवाद का इस तरह समर्थन किया। इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्मग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए यह चाहते थे कि धर्मग्रंथ के अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध न हो सके, जिससे दुनिया अंधकार में ही रहे और वे यानी पुरोहित वर्ग लोगों के अंतःकरण में बने रहें, जिससे उनके द्वारा बनाए गए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठे धर्म सिद्धांत चलते रहें, जिसके रहते उनकी ऊंची आकांक्षाएं और अतृप्त लोलुपता पूरी हो सके। इस तरह वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा बना सके। जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी, मुझे अपने अनुभवों से ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती जब तक उनके पास अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध न हो। इन अनुवादों से ही वे धर्म ग्रंथ की परिपाटी, क्रम और अर्थ समझ सकेंगे। लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद रेडिकलिज्म का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक समकालीन किसान विद्रोह का दमन करें। ऐसा इन शासकों ने 1525 में किया, पर इसके बावजूद आमूल परिवर्तनवाद बना रहा। आमूल परिवर्तनवादी फ्रांस के प्रोटेस्टेंटों के विरोध से मिल गए, जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण यह दावा करना शुरू कर दिया था कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है और वे उनके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। अंततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी। इंग्लैंड के शासकों ने पोप के अपने संबंध तोड़ दिए। इसके उपरांत राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से छूता नहीं रहा और उसने अनेक आंतरिक सुधार करने आरंभ कर दिए। स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन के निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष के लिए इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। उनके अनुयायी जोसुइट कहलाते थे और उनका ध्येय निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज्यादा व्यापक बनाना था। 16वीं और 17वीं शताब्दियां, यहाँ पर एक कालक्रम दिया गया है, उसकी देखते हैं। 1516 में टॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन, यानी यूटोपिया किसने लिखा, जिसे हम बोलते हैं रामराज्य से। टॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसेज की रचना।
1522 ईस्वी में लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन में अनुवाद। 1525 ईस्वी में जर्मनी में किसान विद्रोह। 1543 ईस्वी में एंड्रियास वेसेलियस द्वारा ऑन एनाटॉमी ग्रंथ की रचना। 1559 ईस्वी में इंग्लैंड में एंग्ल चर्च की स्थापना, जिसके प्रमुख राजा रानी थे। 1569 में गेरहार्ड मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया। 1569 में मर्केटर ने पृथ्वी का पहला मानचित्र बनाया, जो क्या था? बेलनाकार था, सिलेंड्रिकल मैप। 1582 पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन। 1628 में विलियम हार्वे ने हृदय को रुधिर परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन से जोड़ा। 1673 ईस्वी में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना हुई। 1687 में आइजैक न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन। कोपरनिकसीय क्रांति। यहाँ पर ये कौन है? कोपरनिकस का आधुनिक चित्र बनाया हुआ है। खगोली का अर्थ दैवी या स्वर्गीय है, जबकि पार्थिव में दुनियाई गुण अंतर्निहित थे। अब बात करते हैं कोपरनिकसीय क्रांति की। ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस, यानी जिनका जीवन काल 1473 से 1543 के काम से आया। ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह सेलेस्टियल प्लैनेट्स घूम रहे हैं। कोपरनिकस ने यह घोषणा की पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि दी रिवोल्यूशियनस यानी परिभ्रमण को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। जब वो अपनी मृत्युशैया पर पड़े थे, तब उन्होंने पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रिटकस को सौंप दी। उनके इस विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफी समय बाद, यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर खगोल शास्त्री जोहानस केपलर, जिनका जीवनकाल 1571 से 1630 है, तथा गैलीलियो गैलीली, जिनका जीवनकाल 1564 से 1642 ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री खगोलीय रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार सर्कल्स के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार एलिप्स मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन गति में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। अब बात आती है ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस का मार्ग आलोकित करता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से पनपने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे, जो भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं
के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। 1670 में बनी पेरिस अकादमी 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए। 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? अब हम पुनर्जागरण की अवधारणा पर पुनर्विचार करें। क्या हम यह कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ? क्या इससे पहले का काल यानी 12वीं और 13वीं शताब्दियां अंधकार का समय था? इंग्लैंड के पीटर बर्क ने जैसे हाल ही के लेखकों का यह सुझाव है कि बर्कहार्ट के विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। बर्कहार्ट इस काल और इससे पहले के कालों के फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द में यह अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्वदृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्वदृष्टि का प्रचार प्रसार किया। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे। पिछली शताब्दियों के विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृतियों से परिचित थे और लोगों के जीवन के धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। यह कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय काल था, जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था, जरूरत से ज्यादा सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार के साहित्य और कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम, यूनान की क्लासिकी की सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे। लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफी विकसित थी। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबद्ध हो चुका था और नौ संचालन नेविगेशन की नई तकनीकों विषय 8 में आप देखेंगे ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को संभव बनाया। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों के विजयों ने एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोमवासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया। बहुत लंबे समय तक इन ऋणों का स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ तब इतिहासकारों ने इसके यूरोपीय केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रखा। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनमें से धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था और निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी, निजी और सार्वजनिक। वह न केवल 3 वर्गों 3 ऑर्डर्स में किसी एक वर्ग का सदस्य था बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र ही नहीं होता था बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की इस पहचान को राजनीतिक रूप में अभिव्यक्त किया गया, इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के एक समान राजनीतिक अधिकार हैं। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनानी शुरू की। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातिनी भाषा और ईसाई धर्म से द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बांटने लगा। इन राज्यों से आंतरिक जुड़ाव का कारण समान भाषा का होना था। थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोग अल्टीमेट ऑडियो बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।